1526 से 1862 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक हो गया। 1526 से 1862 ईस्वी तक। पहला पॉइंट लिखिए, भारत में तुर्कों का आगमन। हेडिंग डालिए, भारत में तुर्कों का आगमन। भारत में तुर्कों का आगमन। पुस्तक में लिख लेना मुसलमानों का आगमन। पुस्तक में लिख लेना मुसलमानों का आगमन। हो गया। इसके नीचे से लिखना तुर्क लोग भारत। तुर्क लोग भारत। तुर्क लोग भारत अरब क्षेत्र से आए थे। कहां से आए थे? अरब क्षेत्र से। ठीक, तुर्क लोग भारत अरब क्षेत्र से आए थे। वर्ष 712 ईस्वी में, वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया। वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और यह भारत में मुसलमानों का पहला आगमन था। और यह भारत में मुसलमानों का पहला आगमन था। मतलब इससे पहले अभी तक मुसलमान भारत में नहीं आए थे और यह भारत में मुसलमानों का पहला आगमन था। अगला पॉइंट लिखिए, कासिम के द्वारा भारत में, कासिम के द्वारा भारत में राजा दाहिर, कासिम के द्वारा भारत में राजा दाहिर को पराजित किया गया। राजा दाहिर को पराजित किया गया। पुस्तक में लिख लेना जो राजा दाहिर थे ये सिंध प्रांत के शासक थे। पुस्तक में लिखिए सिंध प्रांत का शासक। हो गया। स्टार लगा के पॉइंट लिखिए, मशहूर इतिहासकार अली अहमद के द्वारा, मशहूर इतिहासकार अली अहमद, मशहूर इतिहासकार अली अहमद, अली अहमद के द्वारा, अली अहमद के द्वारा चचनामा नामक किताब लिखी गई। चचनामा नामक किताब, चचनामा नामक किताब लिखी गई और यह किताब राजा दाहिर से संबंधित थी। मशहूर इतिहासकार अली अहमद के द्वारा चचनामा नामक किताब लिखी जाती है और यह किताब राजा दाहिर से संबंधित थी। अगला पॉइंट लिखिए, 10वीं शताब्दी के अंत में, 10वीं शताब्दी के अंत में, 10वीं शताब्दी के अंत में महमूद गजनवी भारत आया। कौन आया? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी भारत आया। 10वीं शताब्दी के अंत में महमूद गजनवी भारत आया। पुस्तक में लिखिए 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी, 1001 ईस्वी से 1025
ईस्वी, 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी। ठीक, ईस्वी चलती है बाद की, लेकिन शताब्दी चलती है 100 वर्ष पहले की। ठीक, अब इसमें क्या कहा, 10वीं शताब्दी के अंत में, लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग ही हो रही है 1001 ईस्वी से। इसका मतलब जो ईस्वी है उससे 100 वर्ष पहले का जो समय होता है उसे शताब्दी कहते हैं। अब ये 1001 ईस्वी से चल रहा है, लेकिन कह क्या रहा है कि 10वीं शताब्दी के अंत में, है ना। अगला लिखिए, 1025 ईस्वी तक, 1025 ईस्वी तक, 1025 ईस्वी तक महमूद गजनबी के द्वारा, महमूद गजनबी के द्वारा भारत के ऊपर, 1025 ईस्वी तक महमूद गजनबी के द्वारा भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए गए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए गए थे। 17 बार आक्रमण किए गए थे। अंतिम आक्रमण में, अंतिम आक्रमण में, अंतिम आक्रमण कब करेगा वो? 1025 ईस्वी। अंतिम आक्रमण में 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में गजनबी के द्वारा सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया। सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया 1025 ईस्वी में, यानी जब इसने आखिरी आक्रमण किया तो इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। हीरे जवाहरात माणिक मोती जो कुछ मिला उसको लूट ले गया, मंदिर को भी मिटा दिया। अगला लिखिए, महमूद गजनबी के साथ 3 इतिहासकार भी भारत आए थे। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी किताबें लिखवाई हैं हमने, लेखक और उनकी पुस्तक, अलग से एक पेज में सबको नोट डाउन कर लेना घर जाके। ठीक, जैसे मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी है, चाणक्य ने क्या लिखी है, अर्थशास्त्र लिखी है। अब इसमें महमूद गजनबी के साथ 3 इतिहासकार आए, उन्होंने 3 पुस्तकें दी। इतिहास से जो पुस्तकें पूछे जाएंगे उनको अलग से एक पेज में लिखना है। इसमें लिखिए, गजनबी के साथ 3 इतिहासकार आए। पहला अल बरूनी, पहला अल बरूनी आया। अल बरूनी की किताब लिखना। अल बरूनी की किताब का नाम है तहकीक-ए-हिंद। इसी को किताब उल हिंद कहते हैं, किताब उल हिंद, और इसी को तहकीक-ए-हिंद। अब ये उर्दू में लिखी गई है ऐसे, तो किताब उल हिंद, तहकीक-ए-हिंद, एक तुर्की भाषा में लिखी गई है ये। दूसरा लेखक ये हो गया, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, इसी को दूसरा नाम क्या है, तहकीक-ए-हिंद। दूसरा लेखक लिखना उत्तवी, दूसरा लेखक उत्तवी, इसने लिखी किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी इसके द्वारा लिखी गई, किताब उल यामिनी। और तीसरा लेखक लिखना फिरदौसी, तीसरा लेखक लिखना फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी ने लिखा शाहनामा, फिरदौसी ने लिखा शाहनामा नामक पुस्तक। अभी तक कम से कम 15-16 किताबें हो गई होंगी इतिहास में। एक पेज में नोट डाउन करना और ग्रुप में भेजना किस किसने लिखी है, नहीं लिखी। अगला लिखिए, गजनबी का संबंध यामिनी नामक वंश से था। जो उद्वी ने किताब लिखी है किताबुल यामिनी, ये
गजनवी का संबंध यामिनी नामक वंश से था। जो भी शासक भारत पर आक्रमण करते रहे वो सब जनजातियों से ही संबंधित थे। ठीक, गजनवी का संबंध यामिनी नामक जनजाति या फिर वंश से था। हो गया। अगला लिखिए, अल-बरूनी के द्वारा, अल-बरूनी के द्वारा, अल-बरूनी के द्वारा पतंजलि के योग सूत्र को, अल-बरूनी के द्वारा, अल-बरूनी के द्वारा पतंजलि के योग सूत्र को फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवादित किया गया, अनुवादित किया गया। पतंजलि का योग सूत्र सुना है, क्या होता है? अभी तो रामदेव बाबा ने पतंजलि के नाम से अपनी कंपनी खड़ी कर दी है। मंजन भी ले लो, ब्रश भी ले लो, टॉयलेट साफ करने का भी ले लो, एक सब चीज, दूध दही घी मठा छाछ जो कुछ होता है। पतंजलि का योग सूत्र, इसका मतलब ये होता था कि कौन से रोग में कौन सी दवाई यूज होनी है, तो ये पूरी किताब थी। इसको फारसी भाषा में किसने बदला? अल-बरूनी ने। ये आया किसके साथ था? गजनवी के साथ आया था। इसने किताब भी लिखी है, किताब उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। और इसने पतंजलि योग सूत्र जो किताब थी, एक योगा वगैरह के ऊपर और बीमारियों के इलाज के ऊपर, तो उसने किसमें अनुवादित कर दिया? फारसी भाषा में, वो अपने साथ ले गया था। अगला पॉइंट लिखिए, कुतुबी के द्वारा भारत को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? कुतुबी के द्वारा भारत को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले सोने की चिड़िया किसने कहा? कुतुबी के द्वारा। अगला लिखिए, महमूद गजनवी को, महमूद गजनवी को बुध सिकन के नाम से जाना गया। महमूद गजनवी को, महमूद गजनवी को बुध सिकन, बुध सिकन के नाम से जाना गया। और बुध सिकन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, क्योंकि इसने जहां जहां आक्रमण किए मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ दिया। महमूद गजनवी को बुध सिकन के नाम से जाना गया। कारण क्या था? जैसे देवराज इंद्र पुरंदर कहा जाता है, एक मंदिरों को तोड़ने वाला, ऐसे ही महमूद गजनवी था। आक्रमण करता था ज्यादातर मंदिरों पर। भाई राजाओं के साथ युद्ध करेगा तो कुछ सैनिक इसके भी मारे जाएंगे। ये देख लेता था कि मंदिर कहाँ है और वहां कितना आभूषण वगैरह है। तो मंदिरों पर इसने आक्रमण किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ मिले वो लूट लिया और मंदिरों को तोड़ दिया। बुध सिकन यानी मंदिरों को तोड़ने वाला कहा गया है। अगला लिखिए, 12वीं शताब्दी के अंत में, 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी, 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी भारत आया। 12वीं शताब्दी के अंत में कौन आया? मोहम्मद गौरी। अभी था गजनवी, अब आया मोहम्मद गौरी। आपने पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई सुनी है, इसी गौरी के साथ होती है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, इसे बंदी बना लेता है। जो पृथ्वीराज चौहान का प्रिय था, मतलब कवि था, चंद्रवरदाई, वो कहता है पृथ्वीराज आज इसे मार दो, नहीं तो ये कल तुम्हें मार देगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? इसको छोड़ देता है।
1191 की जब लड़ाई होती है तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी होता है, इसे बंदी बनाकर ले जाता है। इसका कवि पृथ्वीराज चौहान का चंद्रवरदाई हुआ करता था, वो कहता है आज इसे मार दो नहीं तो ये कल और ज्यादा सेना एकत्रित करके आपको मार देगा। ये क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। 1191 में इसने छोड़ा, 1192 में ये फिर से सेना इकट्ठी करके फिर से लड़ाई करने यहाँ आ जाता है और 1192 में मोहम्मद गौरी विजय हुआ, इसे बंदी बना लिया, इसकी आंखें फोड़ देता है। ठीक, अब इतिहास में तो ये पढ़ाया जाता है कि इसकी मृत्यु इसके देश में ही हुई थी, लेकिन जो वास्तविकता है उसमें पृथ्वीराज चौहान को, जैसे दशरथ जी को वो बाण चलाना आता था, क्या कहते हैं उसको, बिना देखे भी बाण छोड़ देता था, लक्ष्य भेद ऐसे ही कुछ नाम था उसका। तो इसकी आंखें तो निकाल ली थी मोहम्मद गौरी ने, लेकिन इसके साथ वो कवि था चंद्रवरदाई। अब इनके मध्य युद्ध होता है, तो जब युद्ध होता है तो एक के बीच युद्ध होता है, मतलब और कोई नहीं आएगा इनके बीच में, मोहम्मद गौरी लड़ेगा और ये लड़ेगा। अब ये अंधा था, तलवार से ये लड़ नहीं सकता था, तो इसे क्या दिया, तीर कमान यानी धनुष बाण, और इसने उठाया भाला। ये घोड़े पर था, जैसे सीरियल में दिखाया जाता है वो रियलिटी है, बाकी इतिहास हम जिस दिन सच्चाई बताने पे आएंगे तो लोगों को कुछ को बुरा भी लगेगा। ठीक, ये भाले से था, भाला लिए था और ये घोड़े से आया। एक बार में जैसे ये एक पैर से बदला, मतलब एक तरफ झुका घोड़े से, तो वो पैर में लगाए रहते ना घोड़े की वो छल्ला, उसकी आवाज आई तो ये समझ गया कि ये एक तरफ झुक गया। पहली बार में इसने तीर नहीं चलाया, इसने भाला फेंका लेकिन ये बच गया। दूसरी बार में ये फिर से वैसे ही हरकत की, लेकिन ये समझ के इसने तीर दे दिया, तो सीधा सीने में तीर लगा और ये खत्म हो गया। और जैसे ही राजा खत्म हुआ तो इसके सैनिकों ने भी पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रवरदाई को मार दिया। ये रियलिटी है, लेकिन किताबों में पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद गौरी की हत्या नहीं होती है, खोकर जनजातियों के द्वारा मारा जाता है, या फिर अपने देश काबुल में इसकी मृत्यु होती है। आज के लिए पहले तो होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या है, पृथ्वीराज चौहान, इनका जन्म कब हुआ, किसने इन्हें शिक्षा दी, कहाँ के ये राजा थे, एक पेज पूरा इन्हीं के बारे में कल लिख के लाना है। आगे हम इसके लिखवाते हैं। क्या है, जो इतिहास अपन को पढ़ाया जा रहा है, जब देश आजाद हुआ तो शिक्षा मंत्री मौलाना कलाम आजाद करके था। कौन था ये, मुस्लिम था। इसने हिंदुओं के बारे में इतिहास में कहीं जिक्र ही नहीं किया है। मध्यकालीन इतिहास से जब से मुसलमान भारत में आए तब से इसने कहीं भी जिक्र नहीं किया। क्या ये पृथ्वीराज चौहान छोटा सा राजा था जो एक लाइन में लिख दिया कि 1191 में युद्ध में जीत गया, 1192 में हार जाता है, मृत्यु हो जाएगी? क्या यही बार सच्चाई हमारे हिंदुओं राजाओं की? इतने बड़े बड़े साम्राज्य इन्होंने संभाले, क्या दो लाइन में ही आ जाएंगे? महाराणा प्रताप वगैरह पढ़ेंगे, उनके बारे में भी लिखा है कि अकबर युद्ध करता है महाराणा प्रताप से। अकबर का जो सेनापति होता है मान सिंह, ठीक, तो ये अकबर तो मुस्लिम था, लेकिन जोधाबाई जो मान सिंह की बुआ थी, अब बुआ से इसने शादी कर ली, तो मान सिंह इसका सेनापति बन गया। एक तरफ मान सिंह और एक तरफ महाराणा प्रताप। ये कभी युद्ध में गया ही नहीं है अकबर। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, मान सिंह जीत गया, महाराणा प्रताप हार गए। क्या एक लाइन में पूरा
चित्तौड़गढ़ समाहित हो सकता है। राजस्थान में ही सबसे ज्यादा राजपूत राजा थे जिन्होंने भारत की रक्षा करी। भाई ज्यादातर इस तरफ से कभी शासक नहीं आए लड़ने, यहाँ से भी नहीं आए, ज्यादा कहाँ से आए? राजस्थान से, जो वर्तमान में कुछ पाकिस्तान में भी है, पंजाब कुछ पाकिस्तान में। तो ज्यादातर पहले युद्ध किसने कर लिए? राजपूत राजाओं ने। उनके बारे में एक एक लाइन में लिख दिया, बताओ। तो ये गलती है, यही आपको सुधारनी है। पेपर में भले ही ना पूछे, लेकिन आपको अपने राजाओं के बारे में पता तो हो कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे, कहाँ के शासक थे। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, एक पेज छोड़ दीजिए इसके लिए, एक पूरा पेज, और कल पूरा पेज मिले भरा। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी भारत आया। हाँ, उसी की कहानी है ये। अगला पॉइंट लिखिए, एक पेज छोड़ के, इसमें लिखिए, यह भी भारत अरब क्षेत्र से आया था। यह भी भारत अरब क्षेत्र से आया था। इसके द्वारा भारत में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गईं। इसके द्वारा भारत में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गईं। पहला लिखिए, पहला युद्ध जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। मोहम्मद गौरी, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। पहले युद्ध में लिखना तराइन का 1191। इसमें दूसरा भी युद्ध हुआ कहाँ? तराइन क्षेत्र में 1192 में। तीसरा युद्ध हुआ चंदावर का। चंदावर का युद्ध ये होता है 1194 में। 1194 में। इसके बगल में लिख लेना, ये हरियाणा के हैं दोनों और ये यूपी का है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। तराइन कहाँ है? हरियाणा में। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, ये भी कहाँ है? हरियाणा में। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसमें लिखिए, लिख गए तीनों। पहले में इसमें लिखना पृथ्वीराज चौहान जीता। पृथ्वीराज चौहान जीता, इसके नीचे। दूसरे में लिखना मोहम्मद गौरी जीता और तीसरे में लिखना मोहम्मद गौरी जीता। दूसरे में मोहम्मद गौरी जीतता है, तीसरे में भी मोहम्मद गौरी जीतता है। अब जीतने वाले लिख लिए तो हारने वाला लिख लो, रह जा गए वहाँ। यहाँ जब जीता हुआ लिखा है तो यहाँ हारा हुआ लिख लो। ये जीता पृथ्वीराज चौहान तो हारा मोहम्मद गौरी। जब यहाँ मोहम्मद गौरी जीतता तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तीसरे में लिखना मोहम्मद गौरी जीता और राजा जयचंद हार गया। हाँ, राजा जयचंद। आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा मैं, 2 मिनट की कहानी है, अच्छे से सुनना क्योंकि इसका क्लास का टाइम भी हो गया। जो राजा जयचंद था, जो राजा जयचंद था, ये और पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों मौसी मौसी के लड़के थे। कौन थे? मौसी मौसी के लड़के थे। लेकिन अब राजा था, इसका आना जाना कहाँ हुआ? अपनी मौसी के यहाँ। ये दोनों मौसेरे भाई थे। ये उम्र में छोटा था लेकिन राजा जयचंद उम्र में काफी बड़ा था। इसकी एक पुत्री हुई संयोगिता।
संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान को लगाव हो गया, कहने का मतलब है प्रेम हो गया। इसको पृथ्वीराज चौहान भगा कर ले जाता है, जैसे आज के समय में होता है। ऐसे ही संयोगिता को कौन ले गया? पृथ्वीराज चौहान। जब ये बात पता चली राजा जयचंद को, तो इसने किसे इनवाइट किया? मोहम्मद गौरी को, कि आप यहाँ आओ, इतना बड़ा सिंहासन है दिल्ली क्षेत्र का, इस पे अधिकार करो। कहा छोटे छोटे राज्यों में लगे पड़े हो युद्ध करने। बुलाया था इसने, पहले युद्ध में हार गया, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निपटा देता है और बाद में इसी राजा जयचंद को भी निपटा देता है। इसलिए घर की लड़ाई में किसी बाहर वाले को नहीं बुलाना चाहिए। सगे भाई हो, सगी बहनें हैं, बचपन से साथ में खाया पिया, लड़ाई की, ठीक, घुमा फिरा, लेकिन जिस दिन तुम घर के बाहर वाले सदस्य को लिवा के लाओगे, ऐसे ही होगा, आपको मरवा देगा, बाद में खुद का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे इसने किया राजा जयचंद ने। अब इसकी बेटी थी, भाई किया तो इसने गलत ही है, ये अपनी सगे मौसी के लड़के की बेटी यानी भतीजी ही लग रही थी। अब लगाव हो गया तो राजाओं का काम। अभी ये तो हिंदुओं में है, मुस्लिमों में अकबर को देखना अपनी सगी माँ के साथ भी संबंध होना है, लेकिन अपन को वो नहीं पढ़ना है, समझाने के लिए कि इसने अपनी भतीजी के साथ प्रेम किया, उसको भगा के ले गया, जिसके बाद ये इतनी सब लड़ाई हुई। बुलाया था राजा जयचंद ने। अब निकालिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। देखो अगर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैं सीधे सीधे पढ़ा दूँ तो फिर आपको ये इतिहास दिमाग में नहीं आएगी। अगर कहानी पूरी ना बताओ तब तक ये इतिहास समझ में नहीं आएगी। सागर में क्या हो रहा था? रीवा में स्थित था। हाँ, टीकमगढ़ हुआ था कि सागर हो गया? और सागर हो गया। टीकमगढ़ में लिखना है। टीकमगढ़ की श्रीनगर पंचायत में। हाँ, वो लास्ट पॉइंट था टीकमगढ़ का। श्रीनगर पंचायत में क्या होता है? अगर बच्ची हुई तो उसके अकाउंट, उसका एक अकाउंट खुलवाया जाता है और उस अकाउंट में 5000 रुपए जमा किए जाते हैं। अगला लिखिए निवाड़ी जिला। हाँ, निवाड़ी जिला 15 मिनट है, छोटा सा जिला है निवाड़ी जिला। जिला बना 1 अक्टूबर 2018। जिला बना 1 अक्टूबर 2018 को। किससे अलग किया गया पता है किसी को? निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके जिला बनाया गया। लिखो, निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके जिला बनाया गया। निवाड़ी का औद्योगिक केंद्र, निवाड़ी का औद्योगिक केंद्र प्रतापपुरा, जो टीकमगढ़ का भी औद्योगिक केंद्र है। निवाड़ी का औद्योगिक केंद्र लिखना प्रतापपुरा है। हो गया। 3 तहसीलें, तहसीलें लिखना क्योंकि अभी हाल फिलहाल का जिला है। 3 तहसीलें कौन कौन सी हैं तो लिखना निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा 3 तहसीलें हैं। 3 तहसीलें निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा। 3 ओरछा हो गया। अब विकास खंड लिखना 2 है। विकास खंड 2
निवाड़ी और पृथ्वीपुर, निवाड़ी और पृथ्वीपुर हो गया। क्षेत्रफल लिखना 1318 वर्ग किलोमीटर। आपको याद है सागर का नौरा देवी अभ्यारण्य था, उसका क्षेत्रफल 1194.5 किलोमीटर था। 1318 वर्ग किलोमीटर। अब नौरा देवी का क्षेत्रफल कितना है? 1194.5 वर्ग किलोमीटर था और ये 1318 है। कहने का मतलब ये है कि जितना एक अभ्यारण्य होता है उतने में इसे जिला बना दिया है, समझ गए? जिला बनाने का कारण कुछ नहीं था, चुनाव थे, जिला बनाने में लगे रहे। चुनाव था तो रीवा से मयूरगंज बना दिया, सतना से मैहर बना दिया, छिंदवाड़ा से पांडुरना बना दिया, 55 जिले हो गए। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए जनसंख्या। जब ये जिला बने तो जनसंख्या कितनी थी? तो लिखना है 4,01,000, 4,01,000। अगला लिखिए निवाड़ी में ओरछा पर्यटक और पवित्र स्थल है। अब ओरछा कहाँ आता है? निवाड़ी में। निवाड़ी में ओरछा पवित्र और पर्यटक स्थल है। पवित्र और पर्यटक स्थल दो अलग अलग चीजें हैं, अंतर कैसे निकालेंगे आप ये बताइए। और पवित्र स्थल जहाँ पूजा पाठ होती हो वो पवित्र स्थल कहलाता है, जहाँ घूमने के लिए जाओ वो पर्यटक स्थल। खजुराहो क्या है? पर्यटक स्थल भी है और पवित्र स्थल भी है, पूजा भी होती है और घूमने के लिए भी आते हैं। पूजा तो केवल मतंगेश्वर मंदिर में ही होती है, बाकी घूमने के लिए पूरा वेस्टर्न ग्रुप डला है, ईस्टर्न ग्रुप डला है और सदर्न ग्रुप भी डला है। ठीक, अगला लिखिए ओरछा की स्थापना 1531 में। ओरछा की स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने करी। राजा रुद्र प्रताप, ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप ने की 1531, 1900 नहीं। महल वगैरह जो है ओरछा के अभी के नहीं बने, 1531 के बने। इसमें लिखिए ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कौन कौन ओरछा हो आया? नदी में नहाया किस किसने? कोई नहीं गया, 1 2 3 ही लोग गए हैं। बस अमृत पान कराएं कुंभ में। चलो ठीक, अगला लिखिए ओरछा में मंदिर। ओरछा में मंदिर राम राजा सरकार, राम राजा सरकार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम राजा सरकार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर एवं लाला हरदौल की मनौती। राम राजा सरकार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर एवं लाला हरदौल की मनौती, एवं लाला हरदौल की मनौती। हो गया, 4 स्टार लगा के पॉइंट लिखना। ओरछा में ही भगवान राम को
ओरछा में ही भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और कहीं भी राजा के रूप में इनकी पूजा नहीं होती है। अभी भी अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें बाल रूप में मूर्ति लगाई गई है। तो पूजा कहाँ होती है? केवल ओरछा में राम राजा सरकार मंदिर में। अगला पॉइंट लिखिए, ओरछा में अभ्यारण्य। ओरछा में अभ्यारण्य 1994 में, ओरछा में अभ्यारण्य 1994 में, पुस्तक में लिख लेना ओरछा के नाम से ये, तो ओरछा अभ्यारण्य। ओरछा में अभ्यारण्य बना 1994 में और पुस्तक में लिखिए ओरछा अभ्यारण्य के नाम से इसे जाना जाता है। पुस्तक में लिखिए ओरछा अभ्यारण्य। अगला, ओरछा में जहांगीर महल। ओरछा में जहांगीर महल स्थित है। ओरछा में जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल स्थित है जिसे 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को फुल फॉर्म बताओ कोई? यूनेस्को, हाँ खड़े हो गए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल। ओरछा में जहांगीर महल स्थित है जिसे 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं यानी एजुकेशनल, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक संस्थान है, प्रयोगशाला है, और कल्चरल यानी सांस्कृतिक जितनी भी भवन वगैरह हैं, मंदिर हैं, उनको एक सूची में शामिल किया जाता है जिसे यूनेस्को बोला जाता है। ये भारत में नहीं, विश्व के समस्त देशों में, जैसे ताजमहल है, अपना खजुराहो के एक प्राचीन मंदिर है, इनको सम्मिलित किया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, ओरछा के किले का निर्माण, ओरछा के किले का निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला ने, ओरछा के किले का निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला ने, राजा वीर सिंह बुंदेला ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। 17वीं शताब्दी में करवाया था। हो गया। अगला लिखिए, ओरछा में रामायण कला संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय? रामायण कला। ओरछा में रामायण कला संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब म्यूजियम। ओरछा में रामायण कला संग्रहालय है। केशव स्मृति समारोह का आयोजन किया जाता है। केशव स्मृति समारोह का आयोजन किया जाता है। हो गया। केशव स्मृति समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट, ओरछा को दक्षिण से टीकमगढ़, ओरछा को दक्षिण से टीकमगढ़ और ओरछा को दक्षिण से टीकमगढ़ और अन्य 3 दिशाओं से उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है। ओरछा को दक्षिण से टीकमगढ़ एवं शेष 3 दिशाओं से उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है। अगला लिखिए, ओरछा में भी गिद्ध पाए जाते हैं। ओरछा में भी गिद्ध पाए जाते हैं, इसमें स्टार लगा लेना। ये एमपी पीएससी में भी पूछा गया है और एमपी पुलिस में भी पूछा गया है कि गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? ओरछा में पाए जाते हैं। हो गया।